रमेश घर में आकर माँ को आवाज लगाने लगा, लेकिन कई बार आवाज देने के बाद भी माँ की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला, क्योंकि माँ आज जो शांत हो चुकी थी, हमेशा के लिए इस लोक से परलोक के लिए जा चुकी थी। माँ अक्सर रमेश को बोलती थी कि तेरा मेरे सिवा तुम्हारा है कौन बेटा। मैं मर जाऊंगी ना तो भी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक तुम अपनी जिंदगी को नहीं सेटल कर लेते। माँ निष्प्राण सी सोई हुई पड़ी थी, आंखें बंद थीं, कोई हरकत नहीं हो रही थी। माँ को इस तरह देखकर रमेश की आंखें बहती जा रही थीं। दिल फूट फूट कर रो रहा था। अभी रचना बाहर आएगी, वह भी फूट फूट कर रो देगी। वो चाहकर भी उसे आवाज नहीं दे पा रहा था, क्योंकि बीते 7 सालों में मुझे ऐसा एक दिन भी नहीं लगा कि रचना ने माँ को कभी सास भी माना हो और माँ ने रचना को कभी बहू। उसके हर दुख तकलीफ में माँ की टीस पहले फूटती थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि रमेश की आंखें बह रही थी। उसका दिल विलाप कर रहा था और माँ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। रमेश तो सिर्फ अपनी माँ का आंचल खोज रहा था, जिस आंचल में वो अक्सर छुप जाया करता था। हर दुख कष्ट भूला कर अपनी सारी गलतियों पर पर्दा डालने का काम भी अपने माँ के आंचल तले ही करता था। लेकिन आज तो क्या ये दुनिया ऐसी ही है, मृग मरीचिका जैसी? सब कुछ गरम रेत में पड़ने वाले पानी के बूंद की तरह ही तो है। आज रमेश अपनी माँ का ममता भरा आंचल को खोज रहा है, लेकिन कहाँ चला गया, माँ की ममता कहाँ चली गई? उसके होठों से सिसकी फूट पड़ी और अंदर से बेटी को तैयार करती हुई रचना दौड़ती हुई निकली और रमेश को थाम लिया और पूछने लगी कि क्या हुआ और क्यों रो रहे हैं। रमेश रचना को कातर निगाहों से देखकर उससे कहा, माँ नहीं रही। रचना सुनकर हैरान हो गई और पूछ बैठी कि आप क्या कह रहे हैं। रचना ने माँ को जोरों से हिलाया, पर माँ रहती तो ना। माँ तो हम सभी को रुलाकर चली गईं। नन्ही सी बेटी भी बाहर आकर हम दोनों को रोते हुए देखकर रोने लगी और उसके साथ उसका भाई भी। दादी इस दुनिया में नहीं रही। चारों फूट फूट कर रो रहे थे। माँ पत्थर की बुत की तरह पड़ी थी। उन पर उनके रोने बिलखने का कोई असर नहीं पड़ रहा था। आखिरकार रमेश ने अपने आंसू पोंछे और रचना और बच्चों को अपने गले से लगाते हुए कहा, अब अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। तुम सभी को खबर कर दो, मेरे से बोला नहीं जाएगा। अभी करती हूँ बोलकर रचना ने फोन कर परिवार के सभी लोगों को माँ नहीं रही बता दिया और पंडित जी को भी फोन कर दिया। 1 घंटे में मुहूर्त है, तब तक सभी लोग आ जाएंगे। उसके बाद ही अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। रचना ने कहा, ठीक है, बोलकर रमेश ने माँ के शव को उतारकर जमीन पर रख दिया। रचना ने अगरबत्ती और एक घी का दिया जला दिया और माँ के ऊपर फूल चढ़ा दिया और माली से कहकर और फूल मंगा लिया और अगरबत्ती मंगा कर दिया के साथ जला दिया। रमेश वहीं बैठा रहा, उसे हिलने का भी मन नहीं कर रहा था। रमेश माँ को एकटक देख रहा था। उन्हें देखते हुए पुरानी यादों में पहुंच गया था। अपने घर परिवार से तिरस्कृत माँ एक पत्थर की ढाल बनकर मेरे साथ खड़ी रहती थी, एक मजबूत स्तंभ की तरह। लगता ही नहीं था कि माँ के अंदर कोई भावनाएं भी मौजूद है। अपना सिर झुकाकर वह सभी कामकाज करती रहती थी और उसके साथ सबके ताने भी सुनती रहती थीं। ऐसा लगता था जैसे कि मैं उनका जायज बेटा नहीं, नाजायज बेटा हूँ। रमेश के सिर पर से पिता की छाया हट गई थी। पिता फौज में सिपाही थे। उनकी मौत के बाद हमारी यानी मैं और माँ की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। दादी ने तो उन पर लांछन ही लगा दिया था कि मैं अपने पिता का बेटा हूँ ही नहीं। उनके साथ साथ ताऊ और चाचा भी दादी के साथ माँ को चरित्रहीन साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन माँ ने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला। पिताजी फौज में थे तो उस अनुकंपा पर माँ को कई सालों तक भाग दौड़ करने के बाद आंगनबाड़ी केंद्र में सहायक की नौकरी मिल गई। फिर माँ ने अपना स्थानांतरण दूसरे गांव में करा लिया था। मुझे बड़े करने के बाद ये पता चला कि माँ को घर से निकाल दिया गया था। मेरे पिताजी के हिस्से पर दोनों चाचाओं ने अपना हक जमा कर माँ और मुझसे नाता रिश्ता तोड़ दिया था। एक बार नौकरी होने के बाद माँ भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी थी। उन्होंने बड़ी मेहनत से, बहुत संघर्ष कर मुझे पढ़ाया लिखाया था। नौकरी के अलावा लोगों के खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के कपड़े सिलाई किया करती थी।
उसके अलावा आस पड़ोस के लोगों के स्वेटर बुना करती थी। बड़ी मेहनत से उन्होंने मुझे पढ़ाया और ऊंची शिक्षा दिलवाई। उन्हीं के कारण मैं आज एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूं और शानदार जिंदगी जी रहा हूं। बचपन में जब भी दादी या चाचा किसी के भी डांट पड़ती थी तो मैं दौड़कर माँ की आंचल में छुप जाया करता था। माँ भी बड़े ही प्रेम से मुझे अपने आंचल में एक चिड़िया के बच्चे की तरह समेट लेती थी। बड़े होने के बाद भी वह ममता की छांव मेरे लिए बरकरार थी। सुनिए जी, पंडित जी आ गए हैं, रचना ने रमेश से कहा। अचानक रमेश की तंद्रा टूटी और फिर से आंखों से अविरल धारा बह चली। शमशान में मां की चिता को अग्नि देने के बाद रमेश थके हारे हुए कदमों से घर लौट आया। अब कहाँ मां की ममता और प्यार भरा हुआ वह आंचल, मैं अनाथ हो गया, रमेश बिलख उठा। पिछले 5 सालों से रमेश की मां कैंसर से जूझ रही थी। वो हर पल दर्द की आगोश में रहती थी। कोरोना का वो दौर जब अच्छे अच्छे लोगों की नौकरियां छूट रही थी, उन बदनसीबों में रमेश भी था। नौकरी छोड़कर रमेश को अपने गांव वापस आना पड़ा क्योंकि शहर में रहने के लिए उसके पास ना तो उतने पैसे थे और न ही सुविधा। मां ने अपने आंचल फैलाकर रमेश और उसके बच्चों को अपना लिया था। वह 2 साल उसने कैसे काटा वही जानता था। मां की दी हुई शक्ति, हिम्मत ने उसमें वह जज्बा भर दिया। रमेश ऑनलाइन ही कई वैकेंसी भरा। एक दिन गुड़गांव के एक बहुत ही बड़ी कंपनी ने उसका सिलेक्शन कर लिया। रमेश नौकरी ज्वाइन किया लेकिन मां की गिरती हुई सेहत ने उसे डराना शुरू किया। एम्स में चेकअप कराने के बाद रमेश को पता चला कि मां को कैंसर हो गया है। तभी रचना ने आवाज लगाई, सुनिए जी, मां के तकिए के नीचे से आपके नाम एक चिट्ठी मिली है। रमेश के घर आते ही रचना ने उससे कहा। स्नान और पूजा के बाद मैं मां का अंतिम पत्र पढ़ने लगा और चिट्ठी पढ़ने के बाद रमेश की आंखें फिर से बहने लगी। नहीं जी, रोइए मत। मां ने रोने और दुख मनाने के लिए मना किया है ना। रचना ने रमेश के आंसू पोंछते हुए बोली। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, रमेश रूंधे गले से बोला। मैं भरी हुई अपनी आंखों से देखा। ऐसा लगा मां अब भी वहां खड़ी है मुस्कुराते हुए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।